नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी प्री के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये बाइलिंगुअल होगा। जो भी लैंग्वेज आपके लिए कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सभी अन्य एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स जितने भी होंगे बहुत ही ईजिली और आसानी से मिल जाएंगे। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स दिए हुए हैं और उनके ईयर्स दिए हुए हैं, तो इनकरेक्ट बताना है। पहला दिया हुआ है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि 21st जो अमेंडमेंट एक्ट था ये 1967 में हुआ था। ठीक है। और फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1976 का एक्ट है। बिल्कुल सही बात है, सही ईयर दिया हुआ है इसका। फिर आता है 68th अमेंडमेंट एक्ट 1991, तो यहाँ पर हमारा ये भी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं दिया हुआ है, इसका करेक्ट ईयर सामने नहीं है। आगे देखते हैं। अब हमें बताना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स हैं, ये बताना है। तो पहला है 395, 422, 470 या 448। देखिए, ऐसा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, 395। तो अगर हम आज भी देखें तो आर्टिकल्स हमारे 395 ही हैं, लेकिन इनका कई बार हमने देखा है कि जैसे आर्टिकल 4 है तो इसका 4A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो इस तरह से आर्टिकल्स जो है वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में 395 ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे पूछा गया है प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इसके जो सब पार्ट्स हैं उनको भी काउंट कर लेंगे, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। इसलिए अगर 2019 के हिसाब से देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 470 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो 395 का ही है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ABC जो भी उसके सबसेक्शंस होते हैं उनको भी मिलाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे कितने महीनों के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। तो कितने महीनों के अंदर उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना होगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने या 2 महीने। तो उसको मैक्सिमम टाइम पीरियड जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6 महीने का, 6 मंथ्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1862 में हमें बताना है कि इनमें से किस भारतीय को विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट नहीं किया गया था, तो वो कौन है। ऑप्शंस है महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ आगरा या सर दिनकर राव। तो यहाँ पर राजा ऑफ आगरा को नहीं किया गया था नॉमिनेट। ऑप्शन हमारा करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 3 से रिलेटेड दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि जो इंडियन टेरिटरी है यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है उसके अंतर्गत। तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, the power to admit into the union of Indian states, the power to admit into the union of India new states or alter the name of any state। तो यहाँ पर जिसको नहीं किया जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो न्यू स्टेट्स हैं उनको आर्टिकल 3 के अंतर्गत एडमिट नहीं किया जाता है। यहाँ पर आर्टिकल 3 में केवल इंक्रीज किया जा सकता है किसी स्टेट का एरिया, क्या उसको कम किया जा सकता है या उसका नाम बदला जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन अगर नई स्टेट को एडमिट करना हो इंडिया के इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आएगा आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है,
तो आर्टिकल 2 और 3 थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। तो पहला दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बनाया गया था, गठित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर्स दिए हुए हैं उनमें से कौन है जो किसी राज्य का सीएम बने बिना ही वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं हमारे देश में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे किसी स्टेट के। तो यहाँ पर पूछा गया है वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने बिना ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले दिए हुए हैं चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रशेखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये पंचशील सिद्धांत किसके समय पर दिए गए थे? जवाहरलाल नेहरू ने इन पर फोकस किया था और इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसका निर्माण किया था एक तरह से। तो देख लेते हैं क्या शामिल नहीं है पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत। पहला दिया हुआ है नॉन अलाइनमेंट, फिर दिया हुआ है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फिर है हमारा तीसरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, उसके बाद है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो जो इसमें सम्मिलित नहीं है वो है नॉन अलाइनमेंट। देखिए इंडिया की जो नीति है वो गुट निरपेक्षता की रही है, लेकिन ये पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पंचशील मतलब 5 सिद्धांत आते हैं। 3 ये जो दिए हुए हैं बी, सी और डी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही म्यूचुअल नॉन अग्रेशन का भी एक पॉइंट है और तीसरा हो जाएगा हमारा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ये भी बिल्कुल सही है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक मैंने आपको बता दिया है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, और तीसरा हो जाएगा पांचवा हो जाएगा इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये 5 पंचशील सिद्धांत है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिएगा, इनका ईजी है, एक बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में इनमें से कौन सा जो दिया हुआ है पेयर ये सुमेलित नहीं है। तो ये हमें बताया गया है कि जो फॉरेस्ट हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद कहा गया है इलेक्ट्रिक जो है यानी कि विद्युत ये स्टेट लिस्ट में आती है। फिर दिया हुआ है पासपोर्ट एंड वीज़ा यूनियन लिस्ट और इंडस्ट्री स्टेट लिस्ट। तो जो सुमेलित नहीं है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विद्युत जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है यानी कि समवर्ती सूची में, ना कि स्टेट लिस्ट में। बाकी बिल्कुल सही मैच्ड है। आगे देखते हैं। अब हमको बताना है इनमें से कौन सा जो फाइनेंस कमीशन है इसकी प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है, यानी कि वो कौन है जो shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of parliament। तो वो कौन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट? प्रेसिडेंट हमारे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर देखते हैं, बात की गई है 1857 के बाद जो ब्रिटिश इंडिया था इसमें काफ़ी ज़्यादा पीजेंट रिवोल्ट्स देखे गए थे। इनके बारे में हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कहा गया है कॉलोनियलिज्म वाज द टारगेट ऑफ दीज मूवमेंट्स, फिर द स्ट्रगल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद बात की गई है कि डिमांड्स वर सेंटर्ड ऑलमोस्ट होली ऑन इकोनॉमिक इशूज। फिर चौथा दिया हुआ है द मूवमेंट्स वर डायरेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन प्लांटर्स एंड जमींदार्स। तो यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उपनिवेशवाद इन आंदोलनों का लक्ष्य था, तो ऐसा नहीं था इनका लक्ष्य। किसान आंदोलन जो थे उनकी अपनी अपनी समस्याएं थी किसानों की, जिसकी वजह से ये घटित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन
प्रसिद्ध अवधि सत्र कब हुआ था? 1955 में, अवधि सेशन। इसके दौरान कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं तो CR दास, सुभाष चंद्र बोस, UN डेबर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UN डेबर। ये अवधि सेशन के, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे 1955 में। आगे देखते हैं। देखिए, ये जो अवधि सेशन था, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ। इसी समय पर कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन कि वो इस्टेब्लिश करेंगे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का संकल्प लिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है इनमें से कौन सा रिफॉर्म लाया गया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये घोषित कर दिया था कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये कहाँ का है? ये कौन सा लाया गया था रिफॉर्म? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमको बताना है कि वो कौन सा मूवमेंट है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है। तो पहला दिया हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको महात्मा गांधी ने लीड किया था। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया हुआ है, इसको भी महात्मा गांधी ने लीड किया था। फिर चंपारण सत्याग्रह, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था। फिर आता है काकोरी इंसिडेंट, तो काकोरी इंसिडेंट का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। कौन से ईयर में हुआ था काकोरी कांड, ये कमेंट कर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको इनकरेक्ट बताना है कौन सा मैच है। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर कौन सा ईयर दिया हुआ है? 1815। और ब्रह्मो समाज दिया हुआ है 1818, रामकृष्ण मिशन 1897 और आर्य समाज 1875। तो ऑप्शन हमारा जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो आप समझ गए होंगे। जो ब्रह्म समाज है वो 1818 नहीं 1828 में इस्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। बाकी जो ईयर्स है वो बिल्कुल करेक्टली मैच थे। ठीक है, और आर्य समाज जो है ये 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था बम्बई में, और 1877 में इसको लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये याद रखिएगा। देन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बताना है इनमें से किस उग्रवादी नेता यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है, यानी कि आर एम इज सेल्फ सफिशिएंसी नॉट बेगरीनेस। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा या औरबिंदो घोष के द्वारा। ये कहा गया था बाल गंगाधर के तिलक के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी कहा जाता था। इसके अलावा भी उनको एक नाम से जाना जाता था, वो हमको इसमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब केसरी, फिर शहीद पंजाब, लाल ऑफ पंजाब, केसरी हिंद। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बुक है जिसमें पैसिव रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रेजेंट किया गया है? पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि निष्क्रिय विरोध। तो हिंद स्वराज, इंडिया डिवाइडेड, वंदे मातरम या टेररिस्ट। तो इसको दिया गया है इसके बारे में वंदे मातरम में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये औरबिंदो घोष की पुस्तक है। इसके बाद हम सारी बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी किसकी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, और टेररिस्ट बुक हो जाएगी दिलीप मुखर्जी की। आगे देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। 20th क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था वो किसने करवाया था? महात्मा गांधी के द्वारा करवाया गया था, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको पता है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों ही लोग इसमें हो जाएंगे, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ई हो जाएगा। राइट।
इस क्वेश्चन में हमको बताना है वो कौन सा उपनिषद है जिसमें नचिकेत और यम के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है स्पिरिचुअल नॉलेज के संबंध में, यानी कि अध्यात्म ज्ञान के संबंध में। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं केन उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कठोपनिषद। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कठोपनिषद। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कठोपनिषद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमें बताना है चंद्रगुप्त सेकंड की जो विक्रमादित्य के टाइटल था जिनके नाम के आगे, इनके समय पर नवरत्न हुआ करते थे। तो उनमें से कौन वास्तुकार यानी कि कौन सा आर्किटेक्ट था। तो ऑप्शंस हैं शंकु, अमर सिंह, वररुचि और वराह मिहिर। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा शंकु। शंकु जो थे ये आर्किटेक्ट थे। इसके अलावा जो नवरत्न थे उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ और वो क्या क्या कार्य करते थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कालिदास थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये कवि थे उनके दरबार में। उसके बाद आता है धन्वंतरी, ये चिकित्सक थे यानी कि डॉक्टर थे। और वराह मिहिर तो जो थे ये खगोल विज्ञानी थे। और कोशकार कौन थे, अमर सिंह। फिर वास्तुकार शंकु हो गए और ज्योतिषी थे बेताल भट्ट, सॉरी ज्योतिषी जो थे वो थे छपड़क, ज्योतिषी छपड़क थे। और व्याकरण के जो ज्ञाता थे वो थे वरुचि। और जादूगर थे बेताल भट्ट और कूटनीतिज्ञ थे घटकरपर। ठीक है, घटकरपर कौन थे, कूटनीतिज्ञ। तो इस तरह से पता चल गया है आपको। तो थोड़ा एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकें। अगला प्रश्न हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देख लेते हैं, ये हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में एक साइट है, आपको पता है। और ये दिया हुआ है यमुना रिवर के किनारे, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हिंडन रिवर के किनारे है, ना कि यमुना रिवर के किनारे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट दिया हुआ है गोदावरी के बगल में दायमाबाद, ये सही है। दाश्क रिवर के बगल में है सुस्का गेंडोर और चेनाब रिवर के बगल में मांडा। तो ये सारे बाकी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो चर्षिणी दिया हुआ है खेत, और खिल दिया है फैलो या डोमेंट लैंड, सीता है कुंड और लांगल हो जाएगा प्लो। तो यहाँ पर ये हमारे सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो चीनी तीर्थ यात्रियों के लेखन से ही पता चलता है हमें। उसके बाद कहा गया है ये एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यहाँ पर बुद्धिस्ट की पढ़ाई की जाती थी, बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित। फिर कहा गया है जो चीनी यात्री थे ह्यूएन सांग, इन्होंने यहाँ अध्ययन किया था, यहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी। और ये बौद्ध धर्म को चीन, जापान और साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज जो तीर्थयात्री थे इनके अलावा गुप्त काल में जो इंस्क्रिप्शंस थे उनसे भी हमको पता चलता है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, वहाँ पर भी इसके रिकॉर्ड मिलते हैं, जैसे कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था इसको, तो इसके बारे में जानकारी हमको गुप्ता रिकॉर्ड से ही पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा हमको पाल डायनेस्टी और हर्ष के समय से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। देन अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर से हमको इनकरेक्ट बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि चचनामा जो है इसको अली अहमद ने लिखा था। फिर है तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। तारीख है सिंध मीर मोहम्मद मासूम ने। तारीख है यामिनी उलूग खान ने। तो यहाँ पर जो डी दिया हुआ है तारीख है यामिनी, ये गलत है, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसको उतबी ने लिखा है। ठीक है, उलूग खान ने नहीं लिखा है, किसने लिखा है, उतबी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, बात की गई है एन इंडल्जेंट किंग इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड, यानी कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से सुरक्षित होना चाहिए। ये किससे संबंधित है, बलबन से, अकबर से, इल्तुतमिश से या कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये बलबन से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको हुमायूं के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में कहा गया है
कि इनका जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था और इनका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। और तीसरे में कहा गया है जो इनका राज्याभिषेक था ये 30 दिसंबर 1530 में आगरा में हुआ था। और चौथा है कि मौलाना महसी अली दीन रुहुल्ला और मौलाना इलियास ने इनको शिक्षा दी थी। तो ये सारे ही कथन हुमायूं के बारे में सही है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इनकरेक्ट बताना है शेर शाह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है। जो उनके डिपार्टमेंट्स थे जो उन्होंने बनाए थे तो वो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो दीवान इंशा जो था ये रॉयल सेक्रेटेरिएट बताया गया है, दीवान रसालत फॉरेन पॉलिसी, दीवान आरएस डोनेशन डिपार्टमेंट और दीवान वजारत जो है ये इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा दिया हुआ है ये गलत है क्योंकि ये सैनिक उससे संबंधित था, सैन्य विभाग से, यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट से, ना कि डोनेशन डिपार्टमेंट से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताना है इसमें शाहजहां का इनमें से कौन पुत्र नहीं है। तो शाहजहां के पुत्र इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनमें थ्रोन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा वॉर्स हुए थे और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है दारा शिकोह, ये थे, फिर शाह शुजा भी थे, फिर मुराद बख्श भी थे, उसके बाद आता है चौथे आदिल शाह। तो आदिल शाह नहीं थे, ये कौन थे, औरंगजेब। 4 पुत्र थे और फिर औरंगजेब आगे चलकर इनके बाद किंग बने थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के पूर्णिया और सहरसा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कोसी क्षेत्र में मुख्यतः यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो कौन सी मिट्टी है, खादर, बंगर और बलथर या लैटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा खादर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमको दिए हुए हैं ग्रासलैंड और ये पेयर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है उनकी स्टेट से। पहला दिया हुआ है पहलगाम जम्मू कश्मीर, फिर बग्याल उत्तराखंड, बन्नी बिहार और खज्जर हिमाचल प्रदेश। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बन्नी जो है ये बिहार में नहीं, कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, राइट। नेक्स्ट है, कहा गया है कि इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2। अब इसकी लोकेशन पूछी गई है कहाँ पर है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, काराकोरम रेंज में, पीर पंजाल रेंज में, धौलाधर रेंज में या नेलांग वैली में। तो ये पाई जाती है काराकोरम रेंज में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन अब हमें बताना है ये ट्राइब जो उनका पेयर है स्टेट के साथ कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहली दी हुई है मंगानियर, मंगानियर ये राजस्थान की, उराव झारखंड, जौनसारी जम्मू कश्मीर और पानियन जो है ये तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमको फिर से इनकरेक्ट बताना है, तो जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जौनसारी जो है ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ये लोग उत्तराखंड में स्थायी निवासी हैं और जम्मू कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं। और उसके बाद ये जो बाकी दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो जो सही ऑप्शंस हैं उनको भी देखते हुए चलिएगा ताकि आपको पता हो अगर ऐसा क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में गंगा नदी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, बक्सर से, सारण से, भोजपुर से या भागलपुर से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुर से, ऑप्शन नंबर सी। अब सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2011 के सेंसस से कहा गया है कि इसके हिसाब से बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो वो कौन सा है, चंपारण, पूर्णिया, शिवहर या अरवल। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, वो हो जाएगा शिवहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, शिवहर में, और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, कैमूर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाटरफॉल्स और उनके रिवर्स को हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला दिया हुआ है गोकाक कावेरी, फिर डुडुमा दिया हुआ है मचकुंड से, मचकुंड रिवर, और दूध सागर मांडवी रिवर, और चूलिया चंबल रिवर। तो यहाँ पर जो ए है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं वाटरफॉल्स, क्योंकि जो गोकाक है ये कर्नाटका में है और इसकी जो रिवर है वो है घटप्रभा। कौन सी रिवर है, घटप्रभा रिवर पर है ये, ना कि कावेरी पर। और घटप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की, गोदावरी की, कृष्णा की, इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहा गया है कि ऑयल जो है ये पाया जाता है जो पेट्रोलिफेरस रॉक्स होते हैं उसमें। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी संरचना है जो आदर्श ट्रैप को प्रदर्शित करती है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर डिमॉन्स्ट्रेट करती है ऑफ एन आइडियल ट्रैप। तो देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, सिंक्लाइनल स्ट्रक्चर, फॉल्ट स्ट्रक्चर या एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमको बताना है वो कौन सा आइलैंड है जिसे 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कहा जाता है। एन आइलैंड विद लैंड ऑफ 3 कंट्रीज, मतलब एक ऐसा आइलैंड जिसको 3 पार्ट्स हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर कर ये किसी और देश में आता है, ये किसी और देश में भाग, और ये किसी भाग किसी और देश का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन है बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, ये बोर्नियो आइलैंड वो कौन से 3 कंट्रीज है जिसमें डिवाइडेड है, ये भी जान लीजिए। तो वो 3 कंट्रीज हैं मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। ठीक है, जो बोर्नियो आइलैंड जिनमें डिवाइडेड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो कुंचिकल जो फॉल्स है ये बताया गया है असम में है। मीनमाटी जो वाटरफॉल है ये केरला में है। बिरची पानी वाटरफॉल ओडिशा में है। और धुआंधार जो वाटरफॉल है ये एमपी में है। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट बताना है। तो जो पहला दिया हुआ है वही इनकरेक्ट है। कुंचिकल जो वाटरफॉल है ये कर्नाटका में है, ना कि असम में। बाकी बिल्कुल करेक्ट है, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इनमें से सेकंड डीपेस्ट ओशियन कौन सा है। सेकंड डीपेस्ट कौन सा है? तो आर्कटिक, इंडियन या हिंद, उसके बाद पैसिफिक और उसके बाद एटलांटिक। तो जो सब सेकंड है डीपेस्ट वो हो जाएगा हमारा एटलांटिक ओशियन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे डीपेस्ट फर्स्ट नंबर पर कौन सा हो जाएगा? तो डीपेस्ट आपको पता है, सबसे डीपेस्ट है पैसिफिक ओशियन जिसमें पाया जाता है मैरियाना ट्रेंच जो सबसे ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से दीजिए, देखिएगा, सेकंड पूछा है इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। देन देखिए, इसमें हमको बताना है कि वो भारत का कौन सा रीजन है जहाँ पर विंटर्स में वर्षा होती है। तो विंटर्स में वर्षा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर विंटर्स में जो वर्षा होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट में। क्यों होती है? या इसमें जनवरी फरवरी के मंथ्स में होती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इस वाला जो ये भारत का क्षेत्र है, ऐसे आप मैप समझ लीजिए, इस वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है द एटम्स ऑफ एन element which have atomic numbers and mass numbers both different but the number of neutrons in atomic nuclei are same। तो उसको क्या कहा जाएगा जहाँ पर न्यूट्रॉन सेम होंगे? आइजोबार्स, आइजोटोप्स, आइजो इलेक्ट्रॉनिक्स या आइजोटोन्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा आइजोटोन्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, हमें बताना है कि इन जो पेयर्स दिए हुए हैं इनमें से सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, यानी कि लाइटेस्ट मेटल और हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ये पेयर्स में हमें देखना है। पहले लाइटेस्ट मेटल है फिर हैवीएस्ट मेटल है। तो इस हिसाब से देखिए, लिथियम, ऑस्मियम, मैंगनीज, मर्करी, गोल्ड, लिथियम, ऑस्मियम और सिल्वर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम और ऑस्मियम, ऑप्शन ए। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेंट किया था क्वांटम थ्योरी। केमिस्ट्री में जो क्वांटम सिद्धांत है इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इसको खोजा था मैक्स प्लांक ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला बताना है कार्बोनल क्लोराइड का। तो कार्बोनल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COCl2। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकरेक्ट बताना है सब्सटेंस और उसका यूज बताया गया है। तो बेनाड्रिल जो है एंटी हिस्टामाइन है, बिल्कुल सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है इंसेक्टिसाइड, यही गलत हो जाता है क्योंकि एक इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और फ्रियोन जो है ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, बिल्कुल सही है। और टेट्रा एथिल लेड जो है ये कौन सा है, एंटी नॉक एजेंट। ये एंटी नॉक यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, KNOCK होगा यहाँ पर, राइट। तो बी हमने देख लिया है, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें कहा गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल्स लीड्स टू फटीग। तो वो कौन सा एसिड है जो इकट्ठा हो जाता है जिससे फटीग हो जाता है, यानी कि थकान महसूस होने लगती है। तो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन फिर बात आती है, इसमें इनकरेक्ट देखना है। डॉप्सन कहा गया है मेजर करता है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। क्यूसेक जो है ये वाटर ह्यूमिडिटी के लिए। डेसिबल यूनिट ऑफ लाउडनेस है। नॉटिकल माइल्स जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन है। तो दूसरा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फ्लो रेट ऑफ वाटर को मेजर करता है, ना कि वाटर ह्यूमिडिटी को। राइट, आगे देखते हैं। अब हमें बताना है इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी है वो हो जाएगा हमारा एनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें बताना है ये कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कहा गया है कि कन्वर्जन होता है, किसका कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। कैंडल में कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का साउंड एनर्जी में। सितार में कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर में होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। आपको पता है, इजी है, सिंपल है। कैंडल में साउंड एनर्जी नहीं बनती है, कौन सी बनती है, कन्वर्जन किसका होता है कैंडल में, कैंडल में कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का लाइट और थर्मल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत दिया है, बाकी ये सही है, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको बताना है टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। जो सेकेंड पेंडुलम होता है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट। तो इसका होता है 2 सेकेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है जो ह्यूमन आई है ये फॉर्म करती है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कहा जाता है जहाँ पर ये इमेज फॉर्म होती है। तो जहाँ पर ये इमेज फॉर्म होती है वो है दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना। रेटिना में फॉर्म होती है इमेज। राइट, देन अब हमें फिर से इनकरेक्ट बताना है। इसमें देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स। पहले में कहा गया है द एफिशिएंसी ऑफ अ लेंस इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकस डिस्टेंस। और एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का एम्पियर बताया गया है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। और सीएफएल का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो कूलम्ब होता है, ना कि एम्पियर। राइट, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इनकरेक्ट हमें फिर से बताना है। तो मॉरी कल्चर दिया हुआ है, ये बताया गया है मलबेरी कल्टीवेशन, बिल्कुल सही है। उसके बाद आर्बोरी कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, ये भी बिल्कुल सही है। देन पोमोलॉजी बताया गया है फार्मिंग ऑफ पपाया। तो पोमोलॉजी जो होता है ये फार्मिंग ऑफ पपाया ना होकर फ्रूट फार्मिंग होती है। राइट, पोमोलॉजी क्या होती है, फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये याद रखिएगा, फ्रूट से रिलेटेड है ये। और नेक्स्ट दिया हुआ है विटीकल्चर, ये ग्रेप्स फार्मिंग से, ग्रेप्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमने सी देख लिया है। 56 क्वेश्चन में आते हैं। साइंटिफिक नेम बताना है हमको ऑफ अ डॉग। तो क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फेमिलियारिस, डॉगी डोमेस्टिका या बॉस इंडिकस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैनिस फेमिलियारिस, ऑप्शन नंबर बी। राइट, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बताना है वो कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट है। तो ऑप्शंस हैं स्कल बोन्स ऑफ हेड, थंबनेल्स, एनामल ऑफ टीथ या स्पाइनल वर्टिब्रा। तो आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो एनामल होता है टीथ का, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी। देन ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, इनको चीफली यूज़ किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। वो कौन से क्रॉप है जिसमें इसको यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में, पैडी, ग्राम, मस्टर्ड या वीट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा पैडी, यानी कि धान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से हैं, यानी कि जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं,
तो पहले तो ये जान लीजिए कि केवल विटामिन बी और सी ऐसे हैं जो किसमें जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो है ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन वन जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मिल्क शुगर जो है इसमें लैक्टोज होता है, फ्रूट शुगर में फ्रक्टोज, और उसके बाद द्राक्षा जो शर्करा है उसमें शुगर होती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये द्राक्षा जो शर्करा है उसमें माल्टोज को बताया गया है और जो शुगर होती है उसमें सुक्रोज। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि ये जो द्राक्षा शर्करा है इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ना कि माल्टोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है वो कौन सा एलिमेंट है जो बैलेंस करता है बॉडी में एसिडिटी और अल्कलिनिटी को। तो कौन सा वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम या पोटाशियम। तो यहाँ हो जाएगा फॉस्फोरस हमारी बॉडी में मेंटेन करता है अम्लीयता और क्षारीयता को। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, हमको इनकरेक्ट बताना है। पहले में कहा गया है जो ब्लड ग्रुप्स है इनको डिस्कवर किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। जो आरबीसीज होते हैं ये बोन बैरो में निर्मित होते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और हाइपोथैलेमस जो है ये एंटीरियर ब्रेन का पार्ट होता है। तो आपको पता है ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्ट है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा ना होकर क्या होता है, सेरिब्रम, राइट। सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और मद्रास महाजन सभा। तो अगर हमें सबके ईयर्स पता होंगे तभी हम बता पाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। तो सबके ईयर्स देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है ये फॉर्म हुआ है 1851 में बंगाल में। फिर आता है बॉम्बे एसोसिएशन, ये फॉर्म हुआ है 1852 में। इसको दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन तब भी सुन लीजिए आप, वो फॉर्म हुआ था 1856 में लंदन में। और उसके बाद देखते हैं ये मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। मद्रास महाजन सभा कहाँ हुई थी स्थापित, 1884 में हुई थी स्थापित। और पूना सार्वजनिक सभा हुआ था 1870 में स्टैब्लिश, राइट। तो ये 1870 हो गया। फिर से ईयर्स लिख देती हूँ। और जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ये 1851 हो गया, और बॉम्बे एसोसिएशन हो गया 1852। तो सबसे पहले पूछा गया है अर्लीस्ट। तो यहाँ पर हमें आंसर समझ में आ गया है हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देन बुक्स और राइटर्स दिए हुए हैं, हमको फिर से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो संघर्ष की ओर जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक बताई गई है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। उसके बाद कहा गया है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को लिखा गया है बिपिन चंद्रा के द्वारा, ये भी सही है। देन नेशन इन द मेकिंग को लिखा गया है एस.एन. बैनर्जी के द्वारा, और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड सुभाष चंद्र बोस, तो इसको भगत सिंह ने लिखा है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा, राइट। तो याद रखिएगा इसको, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको बताना है इनमें से किसने ब्रिटिश एरा में की जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। यानी कि जो इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट बनी थी उसमें अध्यक्ष का पद संभाला था, वो कौन थे, जी.वी. मावलंकर, वी.डी. सावरकर, रविंद्रनाथ टैगोर या विट्ठल भाई पटेल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर वो कौन थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों में ही इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट का जो निर्माण हुआ था उसमें इन्होंने
किसका पद संभाला था? अध्यक्ष का। ठीक है, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इस इंग्लिश वाले स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर जो इन ब्रिटिश रेन है ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव के बाद आना चाहिए। प्रिसाइडेड ओवर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन ब्रिटिश रेन और पार्लियामेंट इन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमको बताना है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो कांग्रेस की समिति की बैठक हुई थी उनमें से इसमें से किसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? नॉट पार्टिसिपेटेड। तो पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीसी घोष यानी कि प्रफुल्ल चंद्र घोष और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक स्टैब्लिश किया था, उसके बाद उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने जाकर आईएनए में इंडियन नेशनल आर्मी का में पदभार संभाला था। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से किसने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहा था? द टू महात्माज। तो ये कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद सरोजिनी नायडू के द्वारा ये दोनों लोगों को द टू महात्माज कहा गया था। फिर इस प्रश्न में हम देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। तो दांडी मार्च की शुरुआत कहा गया है कि 12 मार्च 1930 से हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 को और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को। तो हमको यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट जो है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। इसको अपॉइंट 1927 में किया गया था ब्रिटेन में, और यहाँ पर जब आया था वो 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, फिर देखते हैं। कहा गया है जमनालाल बजाज को जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा दी गई जो उपाधि थी जिसे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वापस कर दिया था, तो वह उपाधि कौन सी थी, वो टाइटल कौन सा था? तो हिंद केसरी था, राय बहादुर था, कैसरे हिंद था या दीन बंधु था? तो वो टाइटल था राय बहादुर। ठीक है, और जो कैसरे हिंद था ये गांधी जी की उपाधि थी जिसको इन्होंने वापस किया था, गांधी जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं इस प्रश्न पर। तेभागा मूवमेंट जो सितंबर 1946 में हुआ था ये किस जगह पर हुआ है, ये पूछा गया है। बिहार में, बंगाल में, झारखंड में या महाराष्ट्र में? तो ये बंगाल में हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये एक फेमस सेंटेंस है, किससे संबंधित है? ये टॉलस्टॉय से संबंधित है, रस्किन से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित है या सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है? तो इस स्टेटमेंट का संबंध है टॉलस्टॉय से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ईयर है जिसमें बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया गया था बंगाल से ब्रिटिश रूल के दौरान। 1906 में, 1914 में, 1926 और 1912। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी 1912। फिर आता है कि निकैया और बाउकफेला ये जो सिटीज़ हैं इनकी स्थापना किसने की थी? तो इन दोनों को स्थापित किया गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा। राइट, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने इनको स्थापित किया था। यहाँ पर आंसर मैंने बता दिया है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमको कोर्ट पोएट्स दिए गए हैं और कौन से एम्परर के समय पर थे ये दिया गया है, तो हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। कालिदास को बताया गया है चंद्रगुप्त सेकंड के समय थे, बिल्कुल सही बात है। हरिसेन अकबर के समय थे, ये गलत है, क्योंकि हरिसेन किसके समय थे? समुद्रगुप्त के समय, और इन्होंने समुद्रगुप्त के लिए कौन सी लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और बाकी भी देख लेते हैं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। राइट, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि जो इंडियन प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है इसको हु इज क्रेडिटेड विद इनॉग्रेटिंग दिस, यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक जो हिस्ट्री रही है इसको उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को,
सर मॉर्टिमर व्हीलर को, सीआर कार्लाइल को या जॉन मार्शल को? तो इसका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 1842 में कर्नाटका के रायचूर जिले के लिंगसुर स्थान में प्राग ऐतिहासिक जो टूल्स थे उनको खोजा था। ठीक है, इसीलिए इनको इनॉग्रेट करने का श्रेय दिया जाता है इंडियन प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें चीनी यात्री हुएन सांग ने अध्ययन किया था? तो ये अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने कवर किया है ऑलरेडी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं कि ह्यून सांग जो है चाइनीज ट्रैवलर, इन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडिया में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स कैन बी फाउंड इन कौन से लोकेशंस में पाए जा सकते हैं? गोली में, अमरावती में, नागार्जुन कोंड में या जगत जगैया पेट्टा में? तो कहाँ पर पाए जा सकते हैं? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इन सभी जगहों पर, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। इस क्वेश्चन में हमको देखना है कौन सा एन करेक्ट है। पहला दिया हुआ है दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्टैब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। दीवाने मुस्तखरात जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पर स्टैब्लिश हुआ था। और चौथा दिया हुआ है दीवाने रियासत बलबन के समय पर। तो जो बलबन के समय पर दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दीवान रियासत को स्टैब्लिश किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही, और ये बाजार नियंत्रण विभाग था, राइट। उसके बाद जो ये दीवाने आमिर कोही था ये एग्रीकल्चर से संबंधित था। दीवाने बंदगान जो था ये स्लेव्स से संबंधित था, स्लेव्स की देखरेख से। और दीवाने मुस्तखराज का संबंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट से था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें बताना है कि उनमें से कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो बहलोल लोदी थे वो, औरंगजेब थे, अलाउद्दीन खिलजी थे या फिरोज शाह तुगलक थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे। आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है कि वो कौन सी बैटल थी जिससे मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन थी, बैटल ऑफ खनवा या बैटल ऑफ चंदेरी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1192 में। ठीक है, बाकी बैटल्स भी हैं उनको भी देख लीजिए, उनके भी ईयर्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये बैटल हुई थी, देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। और जो बैटल ऑफ खानवा है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1527 में। और उसके बाद जो बैटल ऑफ चंदेरी है ये हुई थी 1528 में। तो जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन थी इसी से मुस्लिम जो डोमिनेशन था इंडिया में वो स्टैब्लिश हुआ था। आगे देख लेते हैं। एम्परर्स और उनके टॉम्ब्स को हमको मिलाना है, सम्मिलित करना है। तो अकबर का कहाँ पर है मकबरा? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए 1 हो जाएगा। ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले इसको मैच कर लेते हैं। हुमायूं का मकबरा पड़ता है कहाँ पर? दिल्ली में। बाबर का मकबरा है काबुल में। और जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देन अगला दिया हुआ है कि जो राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी हैं इनका रिसेंटली निधन हो गया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन से मिशन की थी? स्वच्छ भारत मिशन की, निर्मल भारत अभियान की, हेल्थ इंडिया मिशन की या मेक इन इंडिया की? तो ये थी ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 5th बिम्स्टेक समिट 2020 है कोलंबो श्रीलंका में होनी थी। और ये कब होनी थी? तो यहाँ पर ये होनी थी सितंबर 2020 में। ठीक है, लेकिन आपको पता है कोविड-19 के चलते कोई भी समिट नहीं हो रही है और ये सारी समिट्स वर्चुअली हो रही हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा एक बार, कोलंबो श्रीलंका में होनी थी बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि रिसेंटली कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, यानी कि एक कमेटी बनाई गई है ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर सत्यरूप सिंह,
डॉक्टर वी के पाल, डॉक्टर श्याम शरण वर्मा या डॉक्टर एस के गुप्ता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी के पाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन इन्होंने स्कोर किया है 100 आउट ऑफ 100 फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में। अब हमें बताना है इंडिया की रैंक क्या है इस रिपोर्ट में। तो इंडिया की रैंक है 83, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 की थीम थी कोलैबोरेट टू क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी ये समिट? लखनऊ में, मुंबई में, न्यू दिल्ली या कोलकाता? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात की गई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आइकॉन सैट 2020 मार्च 2020 में कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, कोलकाता में, भोपाल में या गांधीनगर गुजरात में? तो ये हुई थी कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 35th एडिशन ऑफ डाइट फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर न्यू दिल्ली में हुआ था 3 से 7 मार्च के बीच में। इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो इस फेयर में पार्टिसिपेट किया है, इसका आंसर हो जाएगा 9 देशों ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया है पेंशन अदालत। तो इन्होंने इसको कहाँ पर किया है? जम्मू में, पंजाब में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट ए, जम्मू में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। इसमें बात की गई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 10,000 FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को इनॉग्रेट किया है। तो पूछा गया है कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? वाराणसी, चित्रकूट, बहराइच या लखनऊ में से? तो इसको इनॉग्रेट किया गया था चित्रकूट में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन आगे बात की गई है कि रिसेंटली लोकसभा जो स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला और जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने स्टार्ट किया है वेल इन्फॉर्म्ड मदर कैंपेन। तो ये कहाँ पर स्टार्ट किया इन्होंने? राजस्थान में, कोटा में, जयपुर राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, भोपाल या इंदौर? तो यहाँ पर हो जाएगा कोटा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है इंटरनेशनल जो डे मनाया जाता है एनुअली टू कोमेमोरेट स्लेवरी विक्टिम्स एंड विक्टिम्स ऑफ ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड, यहाँ पर एटलांटिक होगा। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 ऑफ मार्च, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 days कैंप फॉर इनॉग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? अमित पंथल के द्वारा, शरद बोबडे के द्वारा, श्री देसाई के द्वारा या दुर्गेश सिन्हा के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरद बोबडे के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन अब हमको इनकरेक्ट बताना है। कहा गया है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2020 की जो थीम थी वो थी वी डिसाइड, और बिहार फाउंडेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है 12 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है 23 मार्च को। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा गया है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही हैं क्योंकि बिहार डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, राइट। और बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। तो बाकी ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने रिसेंटली इम्पोज किया है फाइन रशिया के एथलेटिक फेडरेशन पर ऑफ हाउ मेनी मिलियन रुपीज़। अब हमसे पूछा गया है जो फाइन है वो कितने का है। इन्होंने डोपिंग जो रूल्स हैं उनको ब्रेक किया है, इसलिए इन पर फाइन लगा है रशियन एथलेटिक्स फेडरेशन पर। तो कितने मिलियन का ये फाइन है? ये फाइन लगाया गया है $10 मिलियन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है 3 persons स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर्स, 42 सेंटीमीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस
each could walk so that each can cover the same distance in complete steps. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर्स 20 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है अ पर्सन हैज ओनली 1 and 2 coin with her. तो if the total number of coins that she has is 50 और the amount of money उनके पास जो है वो है 75, तो नंबर ऑफ 1 और 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 25 और 25। नेक्स्ट दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी increases at the rate of 5% per annum. If the present population of the city is 1,85,220, तो पॉपुलेशन 3 ईयर्स पहले कितनी होगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है इन अ ग्रुप देयर आर as many hens as sheep. The men are twice as goats and goats are twice as sheep. अब लेग काउंट दिया हुआ है 44, तो हमें बताना है हाउ मेनी 4-legged animals are there in the group. तो 4-legged कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ऑप्शन करेक्ट है हमारा 6, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन है अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड surrounds a circular park whose circumference is 352 meters. The area of the road in square meter is, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2618, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, 30% ऑफ अ 3-digit नंबर इज 190.8, तो व्हाट विल बी 125% ऑफ दैट नंबर? तो इस नंबर का 125% कितना होगा? 795, राइट, 795 इसका आंसर है। देन फिर दिया हुआ है 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days. तो हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women टेक टू फिनिश द वर्क? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 days है। नेक्स्ट है अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, इफ इट इज हाफ फिल्ड इट वेज 30 kg. तो एम्प्टी वेसल का वेट बताना है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो। देन बात की गई है 20 पेन्स एंड 35 नोटबुक्स वर परचेज्ड फॉर 1100. इफ द एवरेज प्राइस ऑफ द पेन्स वॉज 13, तो हमें एवरेज प्राइस ऑफ नोटबुक का निकालना है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप पॉज कर साथ में ही सॉल्व करते चलिए, हेल्प होगी इससे आपकी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर दिया हुआ है एवरेज ऑफ 7 नंबर्स 18 है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 17 और इसको रिप्लेस कर दिया गया है 31 से, तो एवरेज कितना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है क्वेश्चन कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है निगाह। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है निगाह? पहला है मेडिकल से, इलेक्शन से, एजुकेशन से या कोविड-19 से। तो ये संबंधित है इलेक्शन से, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि रिसेंटली हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट अ फैमिली, दैट इज फैमिली अडॉप्शन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। तो इसको लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पुअर एंड नीडी पीपल टू डील विद कोरोना एपिडेमिक। तो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है अडॉप्ट अ फैमिली? इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा के करनाल में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहा गया है फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और एनिमेटर भी हैं जेन डिच, इनका रिसेंटली निधन हो गया है 16 अप्रैल 2020 को। अब हमें बताना है ये कौन से देश से संबंधित थे, रशिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से या जापान से? तो इनका संबंध था अमेरिका से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है कि जो फॉर्मर इंडियन बैट्समैन हैं जे अरुण कुमार, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है अमेरिकन क्रिकेट टीम के कोच के रूप में। तो जे अरुण कुमार का संबंध कौन से स्टेट से है? तो ये कौन से स्टेट से संबंधित है? सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इनका संबंध है कर्नाटका से, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर हम देखते हैं रिसेंटली असम में एक लॉन्च हुआ है स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? कि जो दवाइयाँ हैं उनको सीधे रोगियों के घर पर उपलब्ध कराए। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत की गई है किस लिए? कि जो भी बाजार में उपलब्ध जो भी मेडिसिन है उनको रोगियों के घर तक इजीली पहुंचाया जा सके।
ठीक है। तो अब इस योजना का हमको नाम बताना है, वो कौन सी योजना है। तो इससे हमको पता चल गया है असम में ऐसी योजना लॉन्च हुई है। तो नाम देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल व्हीकल, धनवंतरी, मेडिसिन कैरी या मेडिसिन डायरेक्ट टू योर होम। तो ये है धनवंतरी, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है सीप्री की एक रिपोर्ट में, जिसमें वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट है जो बेसिकली, इसमें इंडिया की जो रैंक है ये 3rd है। तो इसमें हमें बताना है फर्स्ट कंट्री कौन सी है, चाइना, फ्रांस, अमेरिका और रशिया में। तो फर्स्ट पोजीशन है इसमें अमेरिका की, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन है यहाँ पर चीन की, और रूस जो है वो 4थे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड एक्टर जो इरफान खान है, इनका निधन हो गया 29 अप्रैल 2020 को। तो इनको पूछा गया है कि इनको 2011 में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से, दादा साहेब फाल्के से, ऑस्कर अवार्ड से या पद्म भूषण से। तो इनको 2011 में दिया गया था पद्मश्री, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, वर्ल्ड वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी डे 2020 की थीम थी स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। तो इसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 अप्रैल को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है, रिसेंटली 3rd फेज शुरू हुआ है सुजलाम सुफलाम वाटर हार्वेस्टिंग कैंपेन का गुजरात में, ठीक है। तो पूछा गया है व्हेन वाज दिस कैंपेन फर्स्ट स्टार्टेड बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो ये 3rd फेज है, तो पहला कब शुरू हुआ था ये जानना है हमको। एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सुजलाम सुफलाम वाटर हार्वेस्टिंग कैंपेन कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, गुजरात से, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन से पॉइंट्स बनते हैं उनको भी याद रखिएगा। इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में है कि 16 अप्रैल 2020 को 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व की सबसे बड़े जो फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य का प्रारंभ किया गया है चाइना में। तो ये कौन से शहर में किया गया है, वो कौन सी सिटी है जहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है चाइना की, वुहान में, गुआंगझोउ में, बीजिंग में या शंघाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुआंगझोउ में, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। देन अब हमें बताना है कि चिली के उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिस पर 20 अप्रैल 2020 को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 11 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने एंटी डोपिंग रूल्स के तहत इनको प्रतिबंधित कर दिया है 11 महीने के लिए। वो कौन है, निकोलस जेरी, जेम्स लारी, हैरी पॉटर या तीलू सिंह। तो ये है निकोलस जेरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें कहा गया है 28 अप्रैल 2020 को इंडिया में जो होने वाले पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, यानी कि मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की जो मेजबानी है इसको रद्द कर दिया गया है। और अब ये कौन से देश में होगी, तो वो इंग्लैंड है, सर्बिया है, जर्मनी है या इजराइल है। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो हो जाएगा सर्बिया में होगी अब, ठीक है, ऑप्शन बी। देन कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने हेतु एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है। तो हमें बताना है उस स्टूडेंट का नाम क्या है, विनय पांडे है, योगेश साहू है, रोहिल सिंह ठाकुर है या अखिलेश सुमन है। तो ये स्टूडेंट है योगेश साहू, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली एक बुक आई है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। अब पूछा गया है इसके ऑथर कौन है, वी कृष्णा स्वामी, के नटराजन, निर्मल जैन या सुशील चंद्रा। तो जो इसके ऑथर है वो हो जाएंगे कृष्णा स्वामी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है एक पोर्टल इंडिया में जिसके तहत फॉरेन जो टूरिस्ट हैं इंडिया में फंस गए थे कोविड-19 के चलते, उसका नाम पूछा गया है। वो पोर्टल क्या है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया, स्टैंड इन इंडिया, फॉरेनर इंडिया, सेव इंडियन पीपल। तो इसका नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ऑप्शन ए। आगे आता है, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है, 10 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया है।
तो हमसे पूछा गया है यूनियन होम रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है वो कौन सा इसमें सम्मिलित है रिसीट जो हमारे रेवेन्यू रिसीट का पार्ट नहीं है, यानी कि कौन सी एक प्राप्ति है जो राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं। डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, इनकम फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी, इंटरेस्ट रिसीट्स या डेट कलेक्शन। तो जो इसका नहीं है वो है ऋण वसूली यानी कि डेट कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो डेट कलेक्शन है ये कैपिटल रिसीट्स का हो जाएगा, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन से लक्षण एक डेवलपिंग इकोनॉमी के हैं। तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन है, डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये सारे ही जो लक्षण हैं ये डेवलपिंग इकोनॉमी के हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं होंगे, मोर देन वन होगा, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी का एक तो डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाई रेट ऑफ केमिकल फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम रहती है इसमें, राइट। और जो तीसरा दिया हुआ है डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल, ये भी नहीं होगी, डेवलप्ड नहीं होगा यहाँ पर, राइट। इसके अलावा जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उनके जो कुछ फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम होगा, लैक ऑफ कैपिटल होगा, रैपिड ग्रोथ होगी जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगी, और जो ह्यूमन कैपिटल है उसका भी लेस डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो आप समझ जाएंगे। आप इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, उससे रिलेट करके आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है मनी मार्केट का। कौन शामिल नहीं होगा मनी मार्केट में, यानी कि मुद्रा बाजार के तहत क्या नहीं शामिल होगा। रीजनल रूरल बैंक्स, कॉल मार्केट, कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसी यानी नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें है पीयर टू पीयर लेंडिंग के रिलेशन में हमको कथन दिए गए हैं। हमको बताना है पीयर टू पीयर लेंडिंग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले में कहा गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट एज इंटरमीडियरीज, इट इन्वॉल्व्स लेंडर्स एंड बोरोअर्स अराइविंग टुगेदर थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट इज फुली ऑपरेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, RBI इशूज गाइडलाइंस फॉर दिस। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है पीयर टू पीयर लेंडिंग के संबंध में। तो जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फुली ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है हमको लिक्विड एसेट्स देखने हैं। तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स और करेंसी। अब हमको इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से। तो जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4, देन 1, उसके बाद 3 और फिर एंड में 2। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन बात की गई है रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है और हमारी नेशनल प्लानिंग में इम्प्लीमेंट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, या जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है उनके समय पर। तो रोलिंग प्लान कब आया था, अगर आपको ये याद है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ये लाया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये जनता गवर्नमेंट के द्वारा जो 5th 5 ईयर प्लान था इसको टर्मिनेट कर दिया गया था बीच से, और 78 से 80 के बीच में ये लेकर आए थे रोलिंग। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जनरली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं इसमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ये मेनली इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इन एन इकोसिस्टम सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन्स होती हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनको खाया जाता है जू प्लैंक्टन्स के द्वारा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि अर्थवर्म्स आर डेट्रीवोरस।
तो यहाँ पर ये चारों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाएंगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है। कहा गया है एनजीटी हैज नॉट ज्यूरिसडिक्शन ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके ऊपर एनजीटी का क्षेत्राधिकार नहीं है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन पार्ट नहीं है इंडियन करेंसी ट्रेडिंग का? तो आरबीआई, करेंसी ट्रेडिंग कोऑपरेशन फंड, आईडीबीआई या आईसीआईसीआई। तो जो पार्ट नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करेंसी ट्रेडिंग कोऑपरेशन फंड जो है वो इसका इंडियन करेंसी ट्रेडिंग का यानी कि भारतीय मुद्रा व्यापार का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1664 में जो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, इसका हेड कौन था? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पटना फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी? 1664 में। तो इसके हेड कौन थे? जॉब चार्नोक, जॉन राफेज, जॉन कैम्पबेल या हेक्टर मुनरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जॉब चार्नोक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। तो अकबर के समय पर गवर्नर ऑफ बिहार राजा मानसिंह बताए गए हैं, इब्राहिम लोदी के समय पर दरिया खान नोहानी, जहांगीर के टाइम पर परवेज एंड शाइस्ता खान के समय पर शाहजहां। तो जो करेक्टली मैच्ड हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 10th सेंचुरी की जो बौद्ध देवी मरीची की जो स्टैचू है ये हमें कहाँ से मिलता है? तो बोध गया से मिलता है, सासाराम से, कैमूर या पूर्णिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को इनमें से किसने अकम्पनी किया था मोतिहारी पहुंचने में 15 अप्रैल 1917 को? रामनवमी प्रसाद, गोरख प्रसाद, बाबू दर्णेधार या जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर हमारा आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कि मोतिहारी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा वो पहला कौन सा विलेज था जिसको इन्होंने विजिट किया था? पहला दिया हुआ है जसौली पट्टी, देन चंद्रहिया और गजनेर और उसके बाद भरुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंदरिया वो पहला विलेज था जो गांधी जी के द्वारा विजिट किया गया था। देन बात की गई है कि चंपारण के किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को मोतिहारी से चंपारण की ओर बढ़ने पर उनकी जो कैंपेन थी उसको तुरंत रोकने का आदेश दे दिया था? तो वो कौन थे? LF मॉर्सेट, WB हैकॉक, कैप्टन ग्रांट या JL फोर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा WB हैकॉक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण के जो फार्मर्स थे उनको नील ना उगा पाने की कंडीशन में कौन सा टैक्स देना पड़ता था? तवन, हर्जा, सराबेशी या हुंडा। तो वो कौन सा टैक्स था जो इनको देना पड़ता था? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। देखिए इसमें जो टैक्सेस देते थे, इलीगल टैक्सेस दिए जाते थे, वो तवन था, हर्जा था और सरवेशी थे। इसके अलावा एक अबवाब टैक्स भी था, उसको भी दिया जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट रीच बिहार ड्यूरिंग हिज चंपारण कैंपेन। तो कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं? बेतिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी या पटना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर ब्रिटिश मास्टर्स टू कंसीडर गांधी एज देयर एनिमी बट गांधी इज द लिबरेटर फॉर द रैयट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स ऑफ बेतियाज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? WH ल्यूइस की, JT विटी की, मिस्टर रैनी की या JJ लॉर्ड की। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है WH ल्यूइस की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि जांच समिति यानी कि चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी जो थी, इसके चेयरमैन कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, FG स्ले, EL टानर या राजकुमार शुक्ला। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे FG स्ले, यानी स्लाय होगा। ठीक है, FG स्लाय।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बात की गई है कि जो चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी है इसके मेंबर्स, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं जी रेनिंग, एलसी अडामी, डीजे रीड और एल टैनर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग इसके मेंबर्स थे, महात्मा गांधी इसके मेंबर थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके चेयरमैन कौन है, तो हमने इनके चेयरमैन देख लिए हैं, इसका आंसर हम देख चुके हैं, FG स्लाई इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया रेलवे स्ट्राइक इन 1906। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लियाकत हुसैन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है बिहार में जो सॉल्ट सत्याग्रह था ये कहाँ से शुरू हुआ, तो सारण, चंपारण, पूर्णिया और कटिहार ये शुरू हुआ है। ऑप्शन ई करेक्ट है यहाँ पर, ये शुरू हुआ था सरन और चंपारण से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ई करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अंडर हुज लीडरशिप वाज द सॉल्ट सत्याग्रह इन नखस ताल ऑफ पटना एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है अंबिका कांत सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामबाली या जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका कांत सिन्हा। ठीक है, फिर अगले में बात की गई है कि बढ़िया ताल जो विद्रोह था बिहार में ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बढ़िया ताल रिवोल्ट हुआ था। ऑप्शंस हैं मुंगेर, फिर है सीवान, गलत लिखा हुआ है सीवान, उसके बाद भागलपुर और फिर ईस्ट चंपारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि 1830 में पटना में कौन सा रिवोल्ट हुआ था, वहाबी रिबेलियन, कूका रिबेलियन, बख्श रिबेलियन या सांथाल रिबेलियन। तो वो कौन सा था जो हुआ था, वो था वहाबी रिबेलियन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो वहाबी जो आंदोलन है ये दिया हुआ है इनायत अली का से, बॉयज एसोसिएशन सूर्यदेव नारायण, सरदार अंजुमन हिंद, मुंशी प्यारेलाल और फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है ये अगोर का मनी देवी से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा ई ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ये चारों ही बिल्कुल सही है। जो बॉयज एसोसिएशन है यहाँ पर सूर्यदेव नारायण शर्मा होगा, सिंह नहीं। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग एरर है इसलिए हमको नहीं ले रहे हैं इसको, बाकी ये बिल्कुल सही है। और ये अघोर कामिनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह गलत तरीके से लिखा हुआ है, अघोर का मनी लिखा हुआ है और यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ये है अघोर कामिनी देवी। ठीक है, तो ऑप्शन ई हमने देख लिया है, यहाँ करेक्ट है। फिर है कि वहाबी आंदोलन का स्वरूप कैसा था, ये रिलीजियस था, पॉलिटिकल था, रिफॉर्मिस्ट था, ये रेडिकल था। तो ये आंदोलन जो था ये एक प्रकार का, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि एक तो एक रिलीजियस मूवमेंट था और एक रेडिकल मूवमेंट भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल मूवमेंट जो है ये बिहार में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट या मजहरुल हक के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें बात की गई है मुजफ्फरपुर जो बॉम्बिंग्स थी इनको किसने एग्जीक्यूट किया था, तो प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था, खुदीराम बोस या प्रथम नाथ मित्र के द्वारा या पुलिन दास के द्वारा। ठीक है, सॉरी प्रमथ नाथ मित्र के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों लोगों का ही संबंध था मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग से। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसीलिए ई हो गया है। इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।